अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो खात्मा होता है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ऊपर होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक माहिदा होता है जो कि पैलेस ऑफ वर्साइल फ्रांस के अंदर चार बिग पावर्स जिसके नाम यूनाइटेड स्टेट्स, बरतानिया, फ्रांस और इटली और जर्मनी के माबैन तय पाता है। इस माहिदे के तहत जर्मनी को $414 बिलियन आज के हिसाब से रेपरेशन के तौर पर पे करने पड़ते हैं। सारा का सारा जंग का इल्ज़ाम जर्मनी के ऊपर डाला जाता है। जर्मनी का बादशाह जो होता है काइज़र, उसके ऊपर एक वॉर क्राइम शुरू किए जाते हैं कि जंग इसने की और इसकी वजह से जंग हुई। पोलैंड आज़ाद कर दिया जाता है, राइनलैंड का इलाका डिमिलिटराइज कर दिया जाता है और जर्मनी को एक तौर पर सज़ा दी जाती है कि आइंदा से जर्मन कभी भी किसी भी किस्म की जंग ना कर पाए। लेकिन ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रीटी है। इससे जंग रुक तो गई, लेकिन 20 साल बाद मजीद एक दूसरी जंग हुई जो कि बहुत ख़तरनाक और इंसानी तरीका सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी उसे कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2। तो इसके पीछे क्या वजह थी, आइए देखते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रीटी पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं 14 पॉइंट्स के ऊपर। वुडरो विल्सन जो कि उस टाइम पे अमेरिकी सदर थे, उन्होंने ये 14 पॉइंट्स दिए थे। उन 14 पॉइंट का मकसद ये था कि यूरोप के अंदर एक नए तरीके का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा वो इन 14 पॉइंट्स की बेस पे कायम हो। 14 पॉइंट उस टाइम पे बड़े कार्डिलिस्टिक किस्म का एक विजन था, जिसमें वो ये बात करते हैं कि तुर्की को सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए, बॉल्कान स्टेट्स को सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए, बेल्जियम को सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए, पोलैंड को एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए, डिप्लोमेसी की बुनियाद पर सारे के सारे मामला हल किया जाए और कोई भी किसी भी किस्म कोई सीक्रेट मुआहदा कौमों के दरमियान नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए और एक लीग ऑफ नेशन बनी जाए जिसके अंदर तमाम की तमाम दुनिया भर की जो कौमें हैं वो अपने मसाइल रख सकें और तमाम कौमें मिल के उसका एक हल ढूंढ सकें। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले यूनाइटेड नेशन वो एक लीग ऑफ नेशन थी। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रीटी के ऊपर कि इस ट्रीटी की ऐसी क्या टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से ठीक 20 साल बाद दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। असल में होता ये है कि बिग फोर जो कि उस टाइम बिग फोर पावर जो उभर के सामने आती है, इन सब के अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। इटली को कुछ टेरिटोरियल गेन चाहिए होता है जर्मनी से। फ्रांस चाहता है कि जर्मनी एक पूरे तरीके से तबाहर मुल्क बन जाए ताकि ये दोबारा कभी उभर ना सके और कभी हमें दोबारा इस तरीके से नुकसान ना हो पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस जंग के अंदर फ्रांस को हुआ था। ब्रिटेन के कुछ एक इस किस्म का तजारती ताल्लुकात बनाना चाहता है कि कहीं जर्मनी इतना कमज़ोर ना हो जाए इस ट्रीटी के बाद कि वो उनका एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ना बन पाए। और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन एक बड़ा एक आइडियलिस्टिक किस्म का एक विजन लेकर आते हैं, जिसके अंदर मुझे बात करते हैं कि उनके 14 पॉइंट्स की बेस के ऊपर एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जाए कि जिसकी बेस पे यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेन की जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। इसका उल्टा ये होता है कि यूरोप के अंदर जर्मनी से ट्रीटी साइन करने के बाद जर्मन कौम के अंदर काफ़ी रिसेंटमेंट पैदा हो जाती है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 231 जो कि वॉर गिल्ड क्लॉज भी जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक जर्मन कौम को $414 बिलियन आज के तौर पे रेपरेशन के तौर पे पेश करने पड़ते हैं। जर्मन कौम जो है उस टाइम बहुत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, उसका कोई इतनी इंडस्ट्रियल पावर नहीं होती वो, तो उनके लिए इतनी रकम देना रेपरेशन के तौर पे बड़ा एक मुश्किल काम होता है। और उसके अलावा जर्मनी को अपनी सारी की सारी टेरिटरी, वो सारी की सारी टेरिटरी जो कि कॉलोनीज जो कि उन्होंने कब्जा किया होता है अफ्रीका के अंदर, वो सारी की सारी उन्हें छोड़नी पड़ जाती है। पोलैंड जो कि बिल्कुल जर्मनी के साथ एक मुल्क है, उसको एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाया जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो है वो सारा का सारा तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एक नए मुल्क, आज़ाद मुल्क की हैसियत में सामने आते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो कि उस टाइम जर्मनी के साथ लड़ रहा था, उसको बिल्कुल का पूरा एक ट्रीटी ऑफ सर्फ के अंदर मजीद एक नए माहे के अंदर उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान जो है वो बच जाता है। तो इस ट्रीटी का इस हद तक एक इम्पैक्ट था। और ये ट्रीटी, इसके बारे में जॉन मेनार्ड किंग जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये ट्रीटी एक एक बेकार सी ट्रीटी है, कि ये कथारगियन पीस उन्होंने इसे कहा था। उन्होंने कहा था ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इससे इकॉनमी जो है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी और जर्मन कभी भी इतना पैसा रेपरेशन के तौर पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे एक फ्रेंच थे, उन्होंने कहा काफ़ी लीनियंट है फ्रांस इस ट्रीटी के ऊपर, इसको मज़ीद सख्त होना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इसके बारे में एक राय थी। हिस्टोरियन आज भी इसके बारे में कन्फ्यूज़ हैं कि इस ट्रीटी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का कितना इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा तौर पर एक्सप्लॉइट किया गया। हिटलर जो कि नाज़ी जर्मनी का उस टाइम पे, नाज़ी पार्टी का उस टाइम पे लीडर था, वो जब उभरता है तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बेस पे उभरता है और वो जर्मन कौम को, जर्मन नेशनलिज्म उभारता है और वो इस बात को बहुत एक्सप्लॉइट करता है कि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से ही जर्मन कौम को शिकस्त हुई। इस ट्रीटी का रिजल्ट को इतना खास नहीं निकलता, क्योंकि जर्मन कौम ना ही पूरी तौर पर पैसिफाई हो पाती है और ना ही पूरी तौर पर तबाह हो पाती है जैसा कि फ्रांस चाहता था। हत्ता कि होता ही है कि बाकी यूरोपियन पावर्स जो होती हैं वो भी जर्मनी के साथ बेहतर ताल्लुकात कर लेती हैं, जिसे लुकानो ट्रीटी के नाम से याद किया जाता है। और जहाँ तक बात आती है रेपरेशंस की, तो 1932 के अंदर एक लोज़ाइन ट्रीटी साइन होती है जिसके अंदर एक इनडेफिनेट
पोस्टपोन कर दिया जाता है उसकी रेपरेशन को कि जब मर्जी पैसे होंगे तुम दे देना, क्योंकि 1929 के ना ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था यूएस के अंदर, और जर्मनी जो कि यूएस लोन के ऊपर बहुत हैवीली डिपेंडेंट करता है, तो वो पैसे नहीं दे पाता, तो इस तरह से किसी हद तक एक पोस्टपोन कर दिया जाता है उसकी रेपरेशंस को। यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है वो इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं कर पाती, ट्रीटी ऑफ वर्सैल को, तो जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एक अलग से पीस ट्रीटी साइन करता है जर्मनी के साथ, और वो कभी भी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं करता। ये काफ़ी एक आयरॉनिक बात है कि विड्रो विल्सन जो कि अमेरिकी सदर ने 14 पॉइंट्स दिए थे जिसका ना वो लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं, वो ये अमेरिका खुद ही लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाता। और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो होता है उसको तोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक ऑस्ट्रिया एक अलग से मुल्क बन जाता है, हंगरी एक अलग से मुल्क बन जाता है, यूगोस्लाविया एक अलग से मुल्क बन जाता है, और चेकोस्लोवाकिया। और ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो ट्रीटी ऑफ सर्स के बाद उसे तोड़ दिया जाता है, जो कि बाकी फ्रांस और बरतानिया के हिस्से में आ जाता है। और अडोल्फ हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी, वो भी इसी ही ट्रीटी की वजह को इसको ही एक्सप्लॉइट करने के बाद पावर के अंदर आती है। और ठीक 1919 के अंदर जब ये ट्रीटी साइन होती है तो 1939 के अंदर यूरोप एक दूसरी जंग की तरफ जा रहा होता है, और एक दूसरी जंग शुरू हो जाती है जर्मन इन्वेशन ऑफ पोलैंड की वजह से। बहुत शुक्रिया।